बच्चों हमारे अगले एक्सपेरिमेंट का एम है रेजिस्टेंस, फाइंडिंग दी कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का एक बार एम लिख लेते हैं। एम है हमारा कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है बच्चों। तो एक गिवन वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके। लेट्स सी क्या होता है एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले आप देखिए ओम्स लॉ क्या होता है। हम ओम्स लॉ की सिंपल सी स्टेटमेंट समझते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या है और हम एक अननोन रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी वायर का ओम्स लॉ की मदद से। ठीक है, तो ओम्स लॉ है भाई जो एक्चुअल में ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है वो ये है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। बच्चों V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोलना अच्छी बात नहीं है। मैथमेटिकली y इक्वल टू x और x इक्वल टू y का ग्राफ सेम बनता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो सुनिए, ऐसा है स्टेटमेंट ये कहती है ओम्स लॉ की, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, through the conductor is directly proportional to potential difference across its ends प्रोवाइडेड बच्चों, प्रोवाइडेड टेम्परेचर और बाकी फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जाए। प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। ठीक है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। देखिए स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आप पहले बैटरी लगाएंगे, बाद में करंट आएगा, तो जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मैथमेटिकली आप V इक्वल टू V प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं, चलेगा। तो एक्चुअली में ओम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये है I प्रोपोर्शनल टू V। बट हाँ ठीक है, अगर मैं चाहूं इसी से ही तो मैं बोलूंगा I प्रोपोर्शनल टू V, बट प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है वो है कंडक्टेंस। कैपिटल G है बच्चों कंडक्टेंस, राइट, और कैपिटल G होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां से I इक्वल्स टू V बाय R आ गया बाल को। तो आप दुखी मत होइए, फॉर्मूला तो वही आया है, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, V इक्वल्स टू IR। तो ओम्स लॉ का सिंपल सा फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू IR। V है potential difference across the ends of the conductor, I current flowing through it, R resistance। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हमें बोला जाए कि I वर्सेस V या V वर्सेस I ग्राफ बनाया जाए तो वो क्या होगा। तो देखिए अगर हम I वर्सेस V ग्राफ बनाते हैं ना बच्चों, तो ज्यादा एक्यूरेट ग्राफ तो होगा I वर्सेस V ग्राफ बनाना। ठीक है, और अगर हम I वर्सेस V ग्राफ बनाते हैं तो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन जिसका देखिए कॉट थीटा यहां पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसका कॉट थीटा मींस रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस देगा। लेकिन क्योंकि अगर हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके रेजिस्टेंस ही निकालना है, तो अगर हम V वर्सेस I ग्राफ भी बना लें तो भी हमें वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और इस केस में जो स्लोप tan थीटा है ना बच्चों, वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। tan थीटा कैसे निकालोगे आप जानते हो tan थीटा कैसे निकालोगे। ठीक है, आप कोई दो रीडिंग्स ले लोगे बच्चों वोल्टेज की। ठीक है, 3-4 रीडिंग्स ले सकते हैं आप, इससे एवरेज आ जाएगा तो थोड़ा सा इजी रहता है। और ये करंट I1, ये करंट I2, ये एंगल थीटा। अब V2 माइनस V1 परपेंडिकुलर, I2 माइनस I1 बेस,
तो बच्चों परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा, इसी को दुनिया रेजिस्टेंस बोलती है बच्चों, ठीक है। V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय I2 माइनस I1 रेजिस्टेंस है। ऐसे आप 3-4 पॉइंट्स लेकर के अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के एवरेज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है आखिर में ओम्स लॉ का। चलिए, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है ओम्स लॉ का? एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लो बच्चों। वो कहानी क्या है? तो भैया ऐसा है, आपको एक अननोन रेजिस्टेंस होगा आपके पास। ये एक वायर हो सकता है जिसका ठीक ठाक हाई रेजिस्टेंस हो, मान लीजिए कोई एल्यूमिनियम वायर, ठीक है। हमें करना भी यही है, हमारा देख लीजिए आप, हमारा एम भी यही था, कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एक वायर है अननोन रेजिस्टेंस या कोई भी मटेरियल। हमने इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगाना होता है बच्चों, राइट, और हम सीरीज में एक एमीटर लगाते हैं, ओके, राइट। उसके बाद में हमें एक सप्लाई तो चाहिए, एक की चाहिए, ओके, परफेक्ट है। और क्योंकि हमें रीडिंग्स चेंज करने के लिए बार बार करंट बदलना होता है, फिर उसके हिसाब से वोल्टेज बदलती है, तो यहां पर हम एक रियोस्टैट लगा लेते हैं, ठीक है। यहां पर हमने एक रियोस्टैट लगा लिया है, राइट। यहां हमने बच्चों एक रियोस्टैट लगा लिया है। अब पोलैरिटीज का ध्यान रखिए, वोल्टमीटर बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड, ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, ये एंड नेगेटिव, ये एंड पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। अब कहानी क्या है कि हम रियोस्टैट को यहां पर सीरीज में यूज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि रियोस्टैट जब सीरीज में यूज होता है तो इट इज यूज्ड एज अ करंट डिवाइडर। मतलब रियोस्टैट को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में अगर हम इस रियोस्टैट के स्लाइडर को मूव करा रहे हैं तो क्या वेरी करा रहे हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज या सर्किट का करंट। तो हम रियोस्टैट के स्लाइडर को स्लाइड करके रियोस्टैट का रेजिस्टेंस वेरी करा रहे हैं, जिसकी वजह से सर्किट में करंट वेरी कर रहा है। और अगर सर्किट में करंट वेरी कर रहा है तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी वेरी कर रहा है, ओके। तो रियोस्टैट को सीरीज में यूज किया जाए तो वो करंट को वेरी करता है, और रियोस्टैट को पैरेलल में यूज किया जाए जो कि डायोड वाले एक्सपेरिमेंट में होगा तो वहां पर रियोस्टैट वर्क्स एज अ वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। चलिए, अब सिंपल सी बात क्या है, हम यहां पर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को किसी एक पोजीशन पे रख देंगे और हम यहां एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग लेंगे बच्चों, राइट। और मान लीजिए मैं अपनी मर्जी से V वर्सेस I ग्राफ बना रहा हूं, हो सकता है I वर्सेस V भी बनाना पड़े, वो अपनी मर्जी है कि आप I वर्सेस V बनाते हैं तो cot थीटा निकाल लीजिएगा, V वर्सेस I बनाते हैं तो tan थीटा निकाल लीजिएगा, काफी सिंपल, ठीक है। अब देखिए, हम एक एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग लेते हैं और उसको मान लीजिए I1 और V1 लिखते हैं और ये पॉइंट हम प्लॉट कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। उसके बाद में हम यहां पर, अच्छा रीडिंग्स कैसे ली जाती हैं देखिए, वोल्टमीटर में ना बच्चों, वोल्टमीटर में, ठीक है, आपको रीडिंग लेने का हिसाब किताब क्या होता है मैं बता देता हूं एक बार। ये वोल्टमीटर है, ठीक है, और आपको लिखा होगा यहां पर कि भाई 0.05 वोल्ट है पर डिवीजन, ठीक है, राइट। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच में मान लीजिए 10 डिविजन्स हैं, ठीक है। 0 और 1 वोल्ट के बीच में 10 डिविजन्स हैं, तो एक डिवीजन कितना हो जाएगा बच्चों? एक डिवीजन हो जाता है 0 से 1 ना, 1/10 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, है ना। आपको देखना पड़ेगा वोल्टमीटर में कितने डिविजन्स हैं, वो हमारी लीस्ट काउंट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ऐसे एमीटर में भी देखना पड़ेगा आपको कि एमीटर के अंदर है ना कितने 0 से 1 के बीच में कितने डिविजन्स हैं। सपोजिटली मैंने मान लिया कि 0 से 1 एम्पियर के बीच में देयर आर 20 डिविजन्स, ठीक है। तो एक डिवीजन की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी 1/20 एम्पियर। ये हमारा एमीटर का लीस्ट काउंट होगा, ये हमारा एमीटर का बच्चों लीस्ट काउंट होगा, ओके। चलिए, तो हम पहली रीडिंग ले लेंगे यहां पर। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद बच्चों हम रियोस्टैट के स्लाइडर को मूव करेंगे थोड़ा सा, तो इस वजह से सर्किट में करंट चेंज कर जाएगा। करंट चेंज होगा तो इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज चेंज होगी। फिर से I और V की वैल्यू लेंगे, I2 और V2, और इसे फिर से प्लॉट करेंगे आगे हम।
है ना। ऐसे ही हम रियोस्टैट के स्लाइडर को मूव करा के आई वर्सेस वी प्लॉट करते रहेंगे और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो हमने कुछ गलती करी है। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये हमारा V3 हो गया, ये I3 हो गया। ओके, अब क्योंकि हमने V वर्सेस I ग्राफ बनाया है तो V वर्सेस I ग्राफ का tan थीटा रेजिस्टेंस देगा। तो कोई भी दो रीडिंग लेकर के आप tan थीटा निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ले ली R1, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय I2 माइनस I1। ठीक है, ऐसे हमने कोई रेजिस्टेंस निकाल लिया नया V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय इंडीड I3 माइनस I2 है बच्चों। मान लीजिए ये V4 है, V4 I4 है। ठीक है, फिर हमने एक और रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लीजिए, R3 मार्क कर लिया उसे, और R3 क्या आएगा बच्चों हमारा V4 माइनस V3 डिवाइडेड बाय I4 माइनस I3। अब हमें बच्चों रेजिस्टेंसेस का एवरेज निकालना होगा। तो सारे रेजिस्टेंसेस का एवरेज क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय 3। ये रेजिस्टेंसेस का एवरेज होगा बच्चों, सारे रेजिस्टेंसेस का एवरेज होगा। ठीक है, ये हमारे इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू होने वाली है बच्चों, राइट। एक और बात आप याद रखिए कि कई बार अगर आपको कोई रीडिंग लिखनी है तो उसको कैसे लिखा जा सकता है। मान लीजिए कि जो पहले वाला I1 करंट है वो आया 1 एम्पियर और मान लीजिए V1 आया 2 वोल्ट, तो उसमें आपको प्लस माइनस लीस्ट काउंट करना पड़ेगा, है ना। और हम ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि वोल्ट मीटर में 0 से 1 वोल्ट में 10 डिवीजन है तो प्लस माइनस 0.1 वोल्ट हो जाएगा। और अगर हमने करंट में मान लिया कि 1/20 एम्पियर एक डिवीजन की वैल्यू है तो प्लस माइनस 1/20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इससे हम एक्सपेरिमेंट के दौरान परसेंटेज एरर क्या रहेगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने V और I मेजर कर लिया और V और I के बाद में हम कोई रीडिंग जो ले रहे हैं उसमें परसेंटेज एरर क्या रहेगा ये भी इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं ओम्स लॉ की मदद से बच्चों। ठीक है, एक बात याद रखिए आप कि कई बार पूछा जा सकता है हमसे कि भाई ठीक है, हमें पता है कि V वर्सेस I ग्राफ हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन फॉर एन ओमिक डिवाइस। एक ओमिक डिवाइस के लिए V वर्सेस I ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, उसका स्लोप रेजिस्टेंस देता है और इस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। बट यूजुअली तो ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली में ग्राफ ऐसा होना चाहिए, बट इन रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिचुएशंस में ग्राफ हल्का सा डेविएट कर जाता है। एक टाइम के बाद जब आप V बढ़ाते हैं तो I उतना नहीं बढ़ता है, बिकॉज जो मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस चेंज होने लगता है, कुछ हीटिंग की वजह से, कुछ टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, तो प्रैक्टिकली ये ग्राफ हो जाता है। ठीक है, जो ओम्स लॉ है उसकी कुछ सिंपल लिमिटेशंस भी हैं। वो ये हो सकती हैं कि ओम्स लॉ हर एक डिवाइस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ डिवाइसेस ओमिक डिवाइसेस होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, कुछ डिवाइसेस नॉन ओमिक होते हैं जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर्स, वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं बच्चों, है ना। ठीक है, और यूजुअली एक्सपेरिमेंट के दौरान थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज हो जाता है जिसकी वजह से हमेशा VI ग्राफ एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं भी आता है। ठीक है, इसके साथ में आप याद रखिएगा कि कुछ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के ग्राफ्स हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। तो अगर ये बात आ जाए कॉपर के लिए तो कॉपर का ग्राफ ऐसा है एनसीईआरटी में, एलॉयज नाइक्रोम के लिए ऐसा है, सेमीकंडक्टर्स के लिए ग्राफ ऐसा है, राइट बच्चों। तो हमारा एम था एक अननोन रेजिस्टेंस निकालना, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम्स लॉ की मदद से निकालना। हमने देखा ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ था I प्रोपोर्शनल टू V, और हमने बोला कि ओम्स लॉ के थ्रू एक अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने का सर्किट सिंपल सा था। रुक जाइए, ये रहा सर्किट, पैरेलल में वोल्टमीटर, सीरीज में एमीटर, रियोस्टैट इज अ करंट डिवाइडर, यहां पर करंट चेंज करेगा रियोस्टैट। हम रियोस्टैट के स्लाइडर को बार बार वेरी करके I और V की डिफरेंट रीडिंग्स के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर V वर्सेस I ग्राफ प्लॉट किया है तो उसका tan थीटा रेजिस्टेंस देगा। 3-4 रीडिंग का tan थीटा निकाल के सारी रीडिंग्स का एवरेज ले लेंगे, जाहिर सी बात है हमें अननोन रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा बच्चों।